वियतनाम युद्ध, जिसे दूसरा इंडो चाइना युद्ध भी कहा जाता है, आधिकारिक रूप से 1955 में शुरू हुआ, लेकिन इसके पीछे की जड़ें दशकों पुरानी हैं। वियतनाम उस समय फ्रेंच इंडोचीना का हिस्सा था, यानी फ्रांस के नियंत्रण में था, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानी सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। जापान के कब्जे और बाद में फ्रांस की वापसी के कारण जनता में स्वतंत्रता की मांग बहुत तेज हो गई। 1945 में हो ची मिन के नेतृत्व में वियट मिंग ने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की। उन्होंने न केवल फ्रांस और जापान के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि जनता में जागरूकता फैलाकर उन्हें स्वतंत्रता की दिशा में संगठित किया। यह संघर्ष धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया, क्योंकि उसी समय कोल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका और सोवियत संघ अपनी अपनी राजनीतिक और सैन्य पकड़ मजबूत करने में लगे हुए थे। 1954 में जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को अस्थायी रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तर वियतनाम साम्यवाद समर्थित था और उसके नेता हो ची मिन थे। दक्षिण वियतनाम अमेरिका समर्थित गैर साम्यवाद था और उसके नेता एनजिओ डिंगडियम थे। इस विभाजन और राजनीतिक तनाव ने युद्ध की नींव रखी। अमेरिका ने अपने डोमिनो थ्योरी के आधार पर दक्षिण वियतनाम का समर्थन करना शुरू किया। उनका मानना था कि अगर वियतनाम साम्यवाद के नियंत्रण में चला गया तो आस पड़ोस के पूरे साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में साम्यवाद फैल सकता है। इसी कारण अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम की सेना और सरकार को प्रशिक्षित किया, हथियार और आर्थिक मदद दी, और पहले तो केवल मिलिट्री एडवाइजर्स भेजकर वहां की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन नॉर्थ वियतनाम और उसके समर्थक वियटकॉन्ग ने गोरिल्ला युद्ध तकनीक अपनाई, जिसमें छापामार हमला, जंगलों और सुरंगों का इस्तेमाल, स्थानीय लोगों से मदद लेना और लगातार छोटे छोटे हमले करना शामिल था। उन्होंने बड़े शहरों और ग्रामीण इलाकों में अमेरिकी और दक्षिण वियतनाम की सेना को परेशान करने की रणनीति बनाई। दक्षिण वियतनाम और अमेरिका के लिए यह चुनौती बेहद कठिन थी, क्योंकि उन्हें अनफेमिलियर टेरेन में लड़ना पड़ रहा था और उन्हें पता नहीं था कि अगला हमला कहाँ होगा। इस बीच अमेरिका की नीतियां और रणनीति लगातार बदल रही थी। शुरू में वे सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे, केवल सलाह, हथियार और आर्थिक सहायता दे रहे थे। लेकिन युद्ध धीरे धीरे भयंकर और व्यापक हो गया। अमेरिका ने यह महसूस किया कि सिर्फ सपोर्ट देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सीधे ग्राउंड पर अपनी सेना भेजनी पड़ेगी। इस समय युद्ध ने न केवल दक्षिण और उत्तर वियतनाम को प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर लगी हुई थी। मीडिया ने वियतनाम की स्थिति को लगातार रिपोर्ट किया और अमेरिका में सार्वजनिक राय भी इस युद्ध के खिलाफ और पक्ष में दोनों तरफ बंटी हुई। संक्षेप में, इस सेक्शन में हमने देखा कि वियतनाम युद्ध की जड़ें फ्रेंच कॉलोनियल रूल और जापानीज कब्जे से शुरू हुई। हो ची मिंग और वियट मिंग की भूमिका, 1954 के जेनीवा अग्रीमेंट के बाद नॉर्थ साउथ विभाजन, अमेरिका की डोमिनो थ्योरी के आधार पर सहायता, वियटकॉन्ग की छापामार रणनीति और शुरू में अमेरिका का केवल एडवाइजरी रोल। ये पूरी स्थिति ये दिखाती है कि युद्ध केवल सैनिक संघर्ष नहीं था, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी बहुत जटिल था। 1959 से 1960 के आसपास वियतनाम का युद्ध और भी जटिल हो गया। नॉर्थ वियतनाम लगातार साउथ में अपने समर्थक वियटकॉन्ग के माध्यम से छापामार हमले करने लगा। वे जंगलों, नहरों और सुरंगों में छिपकर तेजी से हमला करते और अचानक गायब हो जाते थे। ये रणनीति अमेरिका और साउथ वियतनाम की पारंपरिक सेना के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हुई, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर लड़ाई के आदी थे। लेकिन वियटकॉन्ग छोटे, तेज और अप्रत्याशित हमलों में माहिर थे। 1961 तक अमेरिका ने साउथ वियतनाम में लगभग 3200 मिलिट्री एडवाइजर्स भेज दिए थे, जो दक्षिण की सेना को प्रशिक्षित करने और रणनीति बनाने में मदद कर रहे थे। 1964 में गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट के बाद अमेरिका ने युद्ध में सीधे शामिल होना शुरू किया। अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने कांग्रेस से गल्फ ऑफ टॉनकिन रेजोल्यूशन पास करवाया, जिससे अमेरिका को नॉर्थ वियतनाम पर
सीधे सैन्य कार्रवाई का अधिकार मिला। इसके तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने सैकड़ों हजारों सैनिक वियतनाम भेजना शुरू कर दिए। 1965 तक अमेरिकी सैनिकों की संख्या लगभग 184,000 थी और 1969 में ये संख्या लगभग 550,000 तक पहुंच गई। ये सैनिक दक्षिण वियतनाम में मुख्य रूप से नॉर्थ वियतनामीज आर्मी और वियत कॉन्ग के खिलाफ लड़े। साथ ही अमेरिका ने वियतनाम के कई हिस्सों पर भारी बमबारी शुरू की। ऑपरेशन रोलिंग थंडर के तहत 1965 से 1968 के बीच लगभग 5 लाख टन बम नॉर्थ वियतनाम और उसके सप्लाई राउट्स पर गिराए गए। ये बमबारी नॉर्थ वियतनाम की आर्थिक और सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए की गई थी, लेकिन वियत कॉन्ग की छापामार रणनीति और स्थानीय समर्थन की वजह से इसका प्रभाव सीमित रहा। जंगलों में छिपे हुए वियत कॉन्ग और सिविलियंस को निशाना बनाना आसान नहीं था और अक्सर अमेरिकी बमबारी में आम लोग भी मारे गए। वियत कॉन्ग की रणनीति बेहद चालाक थी। उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में लड़ाई की, जमीनी इलाके में सुरंगों का जाल बनाया, अचानक एम्बुश किया और फिर गायब हो गए। अमेरिकी सेना को इस तरह की लड़ाई में भारी नुकसान हुआ और मरैल कम होने लगा। वहीं अमेरिका और साउथ वियतनाम ने बड़े पैमाने की रेड्स और सर्च ऑपरेशंस की, लेकिन जंगल टेरेन और ग्यूरिला टैक्टिक्स के कारण सफलता सीमित रही। इस समय युद्ध में केवल सैनिक संघर्ष नहीं था, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी बढ़ गया। अमेरिका के घर में लोग युद्ध के खिलाफ विरोध करने लगे। मीडिया ने वियतनाम में होने वाले मौत और बर्बरता को दिखाना शुरू कर दिया। युद्ध की खबरें हर घर तक पहुंचने लगी और अमेरिकी जनता पर भारी दबाव पड़ा कि युद्ध को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। 1965 के बाद अमेरिका ने वियतनाम में अपने ग्राउंड ट्रूप्स का फुल स्केल डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया। जंगलों और पहाड़ियों में लड़ाई करना अमेरिकी सैनिकों के लिए बिल्कुल नया और कठिन था, क्योंकि टेरेन डेंस था और वियत कॉन्ग हर कदम पर छिपे हुए थे। अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टर्स का व्यापक इस्तेमाल किया, जिससे वे तेजी से सैनिकों और हथियारों को पहुंचा सके और जंगल में रिकॉग्नाइसेंस कर सके। हेलीकॉप्टर वॉरफेयर ने युद्ध की तकनीक बदल दी, लेकिन वियत कॉन्ग के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वे ऊपर से आने वाले हमलों को एंटिसिपेट कर लेते थे और अचानक एम्बुश के लिए छिप जाते थे। ग्राउंड कॉम्बैट में अमेरिकी और साउथ वियतनामीज सेना को लगातार ग्यूरिला टैक्टिक्स का सामना करना पड़ा। वियत कॉन्ग छोटे समूहों में हमला करते, फिर अचानक डिसअपियर हो जाते और जंगल टेरेन का पूरा फायदा उठाते। अमेरिकन सोल्जर्स के लिए यह मानसिक और फिजिकल दोनों तरह से भारी दबाव था। रात के समय छापामार हमला और ट्रैप्स जैसे बूबी ट्रैप्स, माइंस और पुंजी स्टिक्स आम थे, जिससे हर कदम पर खतरा बना रहता। अमेरिकी सेना ने भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की, जिसमें बड़े पैमाने की सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशंस, हेलीकॉप्टरबोर्न असॉल्ट्स और आर्टिलरी शेलिंग शामिल थे। सिविलियन पॉपुलेशन पर इसका भारी प्रभाव पड़ा। गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले लोग युद्ध के बीच फंस गए। कई गांवों को पूरी तरह खाली करवा दिया गया। लोग अपने घरों और खेतों से भागने को मजबूर हुए। भारी बमबारी और केमिकल वेपन्स जैसे एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल भी शुरू हो गया, जिससे एनवायरनमेंट और लोगों की हेल्थ पर गंभीर असर पड़ा। थाउजेंड्स सिविलियंस मारे गए और कई लोग घायल और विस्थापित हुए। इस समय अमेरिका ने अपने स्ट्रैटेजीज को कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई किया। जंगल वॉरफेयर, ग्यूरिला टैक्टिक्स और सिविलियन सपोर्ट की वजह से कन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज अक्सर फेल हो जाती थी। इसके अलावा अमेरिका के घर में मीडिया कवरेज और एंटी वॉर मूवमेंट भी तेजी से बढ़ रही थी। वियतनाम में होने वाले मौतों, डिस्ट्रक्शन और सिविलियन कैजुअल्टीज की खबरें अमेरिका और दुनिया भर में छाई हुई थी। युद्ध अब केवल सैनिक संघर्ष नहीं रहा, बल्कि इसका पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशन भी पूरी तरह सामने आ गया था। 1968 तक युद्ध ने पूरी तरह ग्लोबल ध्यान खींच लिया। इस समय अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम और उसके सप्लाई राउट्स पर लगातार बमबारी की। ऑपरेशन रोलिंग थंडर के तहत 1965 से 1968 के बीच लगभग 750
000 टन बम नॉर्थ वियतनाम और हो ची मिंग ट्रेल पर गिराए गए। इसका मकसद नॉर्थ वियतनाम की सैनिक और आर्थिक क्षमता को कमजोर करना था, लेकिन ग्यूरिला वॉरफेयर और स्थानीय समर्थन की वजह से इसका असर सीमित रहा। नॉर्थ वियतनामीज और वियटकॉन्ग ने अपनी रणनीति बदलते हुए और भी छिपकर, रात में और छोटे समूह में हमला करना शुरू किया। उनका रेजिस्टेंस लगातार बढ़ता गया और अमेरिका की कन्वेंशनल ताकतें जंगल टेरेन और एम्बुशेस में फंस गई। 1968 में सबसे बड़ा मोड़ आया जब वियटकॉन्ग ने टेट ऑफेंसिव शुरू किया। ये एक कोऑर्डिनेटेड लार्ज स्केल हमला था जिसमें वे पूरे साउथ वियतनाम के बड़े शहरों और मिलिट्री बेसेस पर अचानक हमला कर बैठे। सैगोन और ह्यू जैसे शहरों में भारी लड़ाई हुई। अमेरिकी और साउथ वियतनामीज फोर्सेस को काफी नुकसान हुआ। टेट ऑफेंसिव ने अमेरिका और दुनिया के लिए दिखा दिया कि नॉर्थ वियतनाम और वियटकॉन्ग अभी भी अत्यंत सक्षम और डिटर्मिन थे, और युद्ध जितना आसान लग रहा था वैसा नहीं था। यह हमला अमेरिकी जनता और मीडिया के लिए शॉकिंग था, क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन टेट ऑफेंसिव ने साबित कर दिया कि यह संघर्ष लंबा और कठिन होने वाला है। इस समय अमेरिका ने हेलीकॉप्टर असॉल्ट्स, आर्टिलरी शेलिंग और सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशंस में और भी तेजी ला दी। लेकिन ग्यूरिला टैक्टिक्स और सिविलियन सपोर्ट की वजह से नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ ग्राउंड पर सफलता सीमित रही। सिविलियन कैजुअल्टीज भी तेजी से बढ़ने लगे। विलेजेस ध्वस्त हो रहे थे, हजारों लोग विस्थापित हो गए और रूरल एरियाज में फमाइन और डिजीज फैलने लगी। मीडिया कवरेज ने अमेरिकी जनता को युद्ध की सच्चाई दिखा दी, जिससे एंटीवॉर मूवमेंट भी तेज हो गया। 1969 तक अमेरिका ने युद्ध में अपनी रणनीति बदलना शुरू कर दी थी। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने साउथ वियतनाम की जिम्मेदारी ग्रेजुअली वहां की सेना को सौंपने की योजना बनाई, जिसे वियतनामाइजेशन कहा गया। इसका उद्देश्य था कि अमेरिकी सैनिक धीरे धीरे वापस आए और साउथ वियतनामीज फोर्सेस खुद नॉर्थ वियतनामीज और वियटकॉन्ग के खिलाफ लड़ सके। इस समय अमेरिका ने अपनी भारी बमबारी जारी रखी, लेकिन ग्राउंड ट्रूप्स की संख्या कम करनी शुरू कर दी। ट्रूप विड्रॉल के दौरान अमेरिकी सेना ने रूरल एरियाज में साउथ वियतनामीज को प्रशिक्षित करना तेज कर दिया, जिससे उनकी आर्मी ग्रेजुअली अधिक सक्षम हो सके। नॉर्थ वियतनाम और वियटकॉन्ग ने अमेरिकी बदलाव को जल्दी समझ लिया। उन्होंने अपनी ग्यूरिला टैक्टिक्स में सुधार किया और रूरल एरियाज में अधिक फैलाव बनाते हुए सप्लाई लाइंस और टनल्स को और मजबूत कर लिया। जंगल वॉरफेयर और एम्बुशेस का स्तर बढ़ गया, जिससे साउथ वियतनामीज और रिमेनिंग अमेरिकी सैनिकों को लगातार चुनौती मिलती रही। टेट ऑफेंसिव के बाद नॉर्थ वियतनाम ने यह साबित कर दिया कि वे लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं और पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। युद्ध स्ट्रैटेजी का एक और हिस्सा था सीक्रेट ऑपरेशंस और बॉर्डर अटैक्स। लाओस और कैम्बोडिया के क्षेत्रों में नॉर्थ वियतनामीज सप्लाई राउट्स को बाधित करने के लिए अमेरिका ने कवर्ट मिशंस किए। हेलीकॉप्टर असॉल्ट्स और आर्टिलरी स्ट्राइक्स भी इन ऑपरेशंस का पार्ट थे। हालांकि इन रणनीतियों ने कुछ टैक्टिकल सक्सेस दिलाई, लेकिन ग्यूरिला वॉरफेयर और लोकल सपोर्ट के कारण सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। इस दौर में अमेरिका के घर में एंटीवॉर मूवमेंट और मीडिया क्रिटिसिज्म भी और तेज हो गया। वियटकॉन्ग और नॉर्थ वियतनाम की परसिस्टेंस ने दिखाया कि साउथ वियतनाम को एक्सटर्नली सपोर्ट देने से भी युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। सिविलियन पॉपुलेशन पर भी भारी असर पड़ा, क्योंकि ट्रेनिंग, रेड्स और बॉम्बिंग्स के कारण विलेजेस ध्वस्त हो रही थी। लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हुए और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ गया। 1970 से 1972 के बीच वियतनाम युद्ध ने और अधिक जटिल रूप ले लिया। अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम के सप्लाई लाइंस को बाधित करने के लिए कैम्बोडिया और लाओस में कवर्ट ऑपरेशंस शुरू किए। इन ऑपरेशनों में हेलीकॉप्टर असॉल्ट्स, आर्टिलरी स्ट्राइक्स और ग्राउंड रेड्स शामिल थे, ताकि हो ची मिंग ट्रेल जैसी सप्लाई राउट्स को नष्ट किया जा सके। हालांकि नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस और वियटकॉन्ग ने इन क्षेत्रों में सुरंगों और छिपे हुए रास्तों का उपयोग करके अपना लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाए रखा, जिससे अमेरिकी प्रयासों का असर सीमित रहा।
इस दौरान साउथ वियतनाम में भी बड़े पैमाने की लड़ाइयां हुई, जैसे बैटल ऑफ एन एलोसी और ईस्टर ओफेंसिव 1972, जहां नॉर्थ वियतनाम ने सीधे शहरों और मिलिट्री बेसिस पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने इन ऑफेंसिव्स का जवाब देने के लिए भारी बमबारी की। 1972 में ऑपरेशन लाइनबैकर के तहत नॉर्थ वियतनाम के शहरों, हाईवेज और इंडस्ट्रियल टारगेट्स पर लगातार बम गिराए गए। लगभग हर मेजर सिटी और सप्लाई हब को निशाना बनाया गया, जिससे सिविलियन पॉपुलेशन पर भारी प्रभाव पड़ा। गांवों को खाली करवा दिया गया, कई लोग विस्थापित हुए और हजारों लोग मारे गए। यह समय अमेरिका के लिए भारी दबाव वाला था, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस कम हो गए थे और युद्ध को पॉलिटिकल तरीके से समाप्त करने की जरूरत थी। उसी दौरान अमेरिका और नॉर्थ वियतनाम के बीच राजनीतिक बातचीत और पीस नेगोशिएशंस भी शुरू हुए। पेरिस पीस टॉक्स 1968 से चल रही थी, लेकिन 1970 से 72 तक इनकी गति बढ़ी। अमेरिका ने साउथ वियतनाम की स्थिति मजबूत करने के लिए रणनीति और मिलिट्री प्रेशर दोनों को संयोजित किया। हेलीकॉप्टर्स, नेपाल्म स्ट्राइक्स, आर्टिलरी शेलिंग और रेड्स का इस्तेमाल नॉर्थ वियतनामीज और वियतकॉन्ग को कमजोर करने के लिए किया गया। नॉर्थ वियतनाम ने भी अपने ग्यूरिला टैक्टिक्स में बदलाव किया, रूरल सपोर्ट को और मजबूत किया और अर्बन असॉल्ट्स में तेजी लाई। इस दौरान अमेरिकी मीडिया ने युद्ध की सच्चाई को व्यापक रूप से दिखाना शुरू कर दिया। टेट ऑफेंसिव और ईस्टर ऑफेंसिव की खबरों ने अमेरिकी जनता में युद्ध के खिलाफ सेंटिमेंट और मजबूत किया। सिविलियन कैजुअल्टीज, डिस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लगातार बढ़ रहे थे। इसी वजह से अमेरिका को अब युद्ध को जल्दी खत्म करने और पॉलिटिकल सेटलमेंट हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाने पड़े। टेट ऑफेंसिव के बाद 1968 में युद्ध ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया और इसका लंबी अवधि पर गहरा प्रभाव पड़ा। टेट ऑफेंसिव ने दिखा दिया कि नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग की क्षमता कम नहीं हुई थी और वे बड़े पैमाने पर शहरों और मिलिट्री बेसिस पर अचानक हमला कर सकते हैं। इस घटना ने अमेरिकी जनता और मीडिया पर गहरा साइकोलॉजिकल प्रभाव डाला। अमेरिका में लोग अब युद्ध को जीतने में संदेह करने लगे और ये सवाल उठने लगा कि इतने भारी संसाधन और सैनिक भेजने के बावजूद युद्ध क्यों नहीं खत्म हो पा रहा। एंटीवॉर मूवमेंट तेजी से फैलने लगी। कॉलेजों और बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। लोग सरकार की वियतनाम नीति और लगातार बढ़ती मौतों पर सवाल उठाने लगे। टेट ऑफेंसिव ने निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन के आने से पहले ही अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी को प्रभावित किया। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के लिए यह राजनीतिक संकट बन गया और उन्होंने अपने पुनः चुनाव की योजना छोड़ दी। निक्सन ने सत्ता संभालते ही अपनी वियतनामाइजेशन नीति लागू की, जिसका उद्देश्य था कि अमेरिकी सैनिकों को धीरे धीरे वापस बुलाया जाए और साउथ वियतनामीज फोर्सेस खुद नॉर्थ वियतनामीज और वियतकॉन्ग के खिलाफ लड़ाई संभाले। निक्सन ने साथ ही यह सुनिश्चित किया कि युद्ध का राजनीतिक दबाव अमेरिका के घर में कम हो और मीडिया के प्रभाव को मैनेज किया जाए। इस समय युद्ध ने मीडिया, पॉलिटिक्स और पब्लिक ओपिनियन को पूरी तरह प्रभावित किया। अमेरिकी सैनिकों और साउथ वियतनामीज आर्मी के लिए ग्राउंड पर हालात कठिन थे, लेकिन रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी दबाव बढ़ गया। टेट ऑफेंसिव ने दिखा दिया कि कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियोरिटी के बावजूद ग्यूरिला वॉरफेयर और लोकल सपोर्ट के कारण नॉर्थ वियतनाम की क्षमता कम नहीं हुई थी। एंटीवॉर प्रोटेस्ट्स, मीडिया रिपोर्टिंग और ग्रोइंग सिविलियन कैजुअल्टीज ने अमेरिका की युद्ध नीति को बदलने के लिए मजबूर किया और निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने धीरे धीरे युद्ध से विड्रॉल और पॉलिटिकल नेगोशिएशन का रास्ता अपनाया। वियतनाम युद्ध में ग्यूरिला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध की तकनीक ने नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग को अमेरिका और साउथ वियतनामीज फोर्सेस के खिलाफ बेहद शक्तिशाली बना दिया। जंगल, नदी नाले, पहाड़ और गांव इनके लिए रणनीति का हिस्सा थे। वियतकॉन्ग छोटे समूह में छिपकर हमला करते, अचानक अमेरिकी सेना और उनके सहयोगी पर एम्बुश करते और फिर जंगल में गायब हो जाते। उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन मिलता था, जो उन्हें खाना, शेल्टर और जानकारी उपलब्ध कराते थे।
सुरंग सिस्टम यानी इलैबोरेट टनल नेटवर्क्स ने उन्हें सीधे युद्ध से बचने, सरप्राइज अटैक्स करने और आवश्यक सप्लाईज छुपाने की सुविधा दी। वियट कॉन्ग ने माइंस, बूबी ट्रैप्स और स्पाइक्स का इस्तेमाल किया, जो जमीन में छिपे होते और सैनिकों या वाहन गुजरते ही चोट पहुंचाते। रात के समय छापामार हमला आम थे और छोटे छोटे रेड्स अमेरिकी पेट्रोल्स और सप्लाई कन्वॉयज के लिए भारी नुकसान का कारण बनते। हेलीकॉप्टर्स और आर्टिलरी के बावजूद ग्यूरिला टैक्टिक्स ने अमेरिका को ग्राउंड पर लगातार चुनौती दी। अर्बन एरियाज में भी वियटकॉन्ग ने कभी कभी लोगों के घरों और दुकानों में छिपकर अचानक हमला किया। अमेरिका की कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी, जिसमें बड़े पैमाने की ट्रूप मूवमेंट्स और फ्रंटल असॉल्ट्स शामिल थे, ग्यूरिला टैक्टिक्स के सामने अक्सर फेल हो जाती थी। जंगल टेरेन में एनिमी का पता लगाना कठिन था और सिविलियन पॉपुलेशन के बीच रहते हुए वियटकॉन्ग ने खुद को छिपा लिया। इसी वजह से अमेरिकी सैनिक साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरह से प्रभावित हुए। सिविलियन कैजुअल्टीज भी बढ़ते गए क्योंकि एम्बुशेस और बॉम्बिंग्स के दौरान आम लोग भी प्रभावित होते थे। ग्यूरिला वॉरफेयर ने केवल युद्ध के आउटकम को प्रभावित नहीं किया, बल्कि अमेरिका की मिलिट्री पॉलिसी, ट्रूप मोरल और पॉलिटिकल डिसीजंस पर भी दबाव डाला। यह दिखाया कि छोटी, तेज और छिपी हुई फौज कन्वेंशनल सुपर पावर के सामने भी कितना प्रभावी हो सकती है। टेट ऑफेंसिव और अन्य कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में ग्यूरिला टैक्टिक्स ने नॉर्थ वियतनाम की शक्ति को उजागर किया और दिखाया कि अमेरिकी सेना की बड़ी ताकत जंगल और अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रैटेजीज के सामने सीमित साबित हो सकती है। वियतनाम युद्ध में 1965 के बाद से अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम और उसके सप्लाई लाइंस पर लगातार हैवी बॉम्बिंग कैंपेन्स चलाए। ऑपरेशन रोलिंग थंडर और बाद में ऑपरेशन लाइनबैकर के तहत नॉर्थ वियतनाम के शहरों, इंडस्ट्रियल एरियाज, हाईवेज और हो ची मिंग ट्रेल पर लाखों टन बम गिराए गए। इन बमबारी का मकसद नॉर्थ वियतनाम की सेना और लॉजिस्टिक नेटवर्क को कमजोर करना था, लेकिन ग्यूरिला टैक्टिक्स और स्थानीय समर्थन के कारण इसका असर सीमित रहा। नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस ने सप्लाई लाइंस को छिपाकर और टनल्स का विस्तार करके बमबारी का सामना किया। साथ ही अमेरिका ने केमिकल वॉरफेयर, विशेषकर एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया। ये एक हर्बिसाइड था जिसका उद्देश्य जंगल और खेतों की वेजिटेशन को नष्ट करना और ग्यूरिला छिपने की जगह खत्म करना था। एजेंट ऑरेंज का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ, जिससे जंगल, खेत और पानी प्रभावित हुए और सिविलियन पॉपुलेशन पर भी गहरा असर पड़ा। हजारों लोग घायल हुए और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स जैसे बर्थ डिफेक्ट्स और क्रॉनिक इलनेसेस देखने को मिले। बॉम्बिंग और केमिकल वॉरफेयर के कारण सिविलियन डिस्प्लेसमेंट भी भारी हो गया। गांवों और छोटे शहरों के लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हुए। कई लोग शरणार्थी बन गए और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ गई। नॉर्थ वियतनाम और वियटकॉन्ग ने इस स्थिति में भी अपना समर्थन बनाए रखा। उन्होंने टनल्स, हिडन पाथ्स, नाइट रेड्स और लोकल सिविलियन नेटवर्क्स का उपयोग कर अमेरिकी और साउथ वियतनामीज फोर्सेस को लगातार परेशान किया। यह दिखाता है कि बड़े पैमाने की बॉम्बिंग और केमिकल वॉरफेयर भी ग्यूरिला टैक्टिक्स के सामने पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकती थी। इस दौर में नॉर्थ वियतनाम ने अपने स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। वे अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क्स को लगातार बदलते रहे, सिविलियंस का सपोर्ट बनाए रखा और ग्यूरिला अटैक्स को और तेज कर दिया। अमेरिका के लिए यह दिखा कि कन्वेंशनल वेपन्स, बड़े पैमाने की एयर कैंपेन्स और केमिकल वॉरफेयर के बावजूद नॉर्थ वियतनाम और वियटकॉन्ग को पूरी तरह मात नहीं दी जा सकती। 1972 तक अमेरिका ने वियतनाम में अपने मेजर ऑफेंसिव्स तेज कर दिए थे, खासकर ऑपरेशन लाइनबैकर और अन्य बॉम्बिंग कैंपेन्स के जरिए। इन ऑपरेशंस का उद्देश्य नॉर्थ वियतनाम की लॉजिस्टिक और मिलिट्री कैपेबिलिटी को कमजोर करना और साउथ वियतनामीज फोर्सेस को सपोर्ट करना था। अमेरिका ने इस समय रिमेनिंग ग्राउंड ट्रूप्स के साथ साथ एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी शेलिंग का भी बड़ा इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर्स ने जल्दी ट्रूप डिप्लॉयमेंट और रिकनाइसेंस में मदद की, लेकिन जंगल टेरेन और ग्यूरिला टैक्टिक्स के कारण ग्राउंड फोर्सेस लगातार एम्बुशेस और ट्रैप्स का सामना कर रही थी। ट्रूप मोरल इस समय गिर रहा था, क्योंकि लंबे समय से चल रहे युद्ध में
भारी कैजुअल्टीज और ग्यूरिला अटैक्स ने सैनिकों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल दिया था। जवानों के लिए यह समझना मुश्किल था कि युद्ध कब खत्म होगा और उनकी मेहनत का क्या असर होगा। साथ ही अमेरिका के घर में राजनीतिक दबाव और एंटीवो प्रोटेस्ट्स तेजी से बढ़ रहे थे। मीडिया ने लगातार युद्ध की बर्बरता, सिविलियन कैजुअल्टीज और अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस की खबरें दिखाई, जिससे जनता में युद्ध के खिलाफ सेंटिमेंट और मजबूत हो गया। इसी दौरान पेरिस पीस टॉक्स में प्रोग्रेस दिखाई देने लगी। अमेरिका और नॉर्थ वियतनाम के बीच बातचीत चल रही थी और दोनों पक्ष अपने अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए तैयार थे। निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने युद्ध को जल्दी पॉलिटिकल सेटलमेंट के माध्यम से खत्म करने की कोशिश की। साउथ वियतनामीज फोर्सेस को ग्रेजुअली तैयार किया जा रहा था कि वे खुद नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग के खिलाफ लड़ सकें। मेजर ऑफेंसिव्स और बॉम्बिंग कैंपेन्स के बावजूद नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग ने अपनी ग्यूरिला टैक्टिक्स को लगातार इवॉल्व किया। वे रूरल एरियाज और अर्बन सेंटर्स दोनों में एम्बुशेस और रेड्स जारी रखे, जिससे अमेरिकी और साउथ वियतनामीज फोर्सेस को लगातार नुकसान होता रहा। सिविलियन पॉपुलेशन भी इस दौर में काफी प्रभावित हुई। विलेजेस ध्वस्त हुए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गहरा हुआ। 1973 तक अमेरिका ने धीरे धीरे वियतनाम से अपने ट्रूप्स को वापस बुलाना शुरू किया। यह कदम वियतनामाइजेशन पॉलिसी का हिस्सा था, जिसमें अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम की गई और साउथ वियतनामीज फोर्सेस को अधिक जिम्मेदारी दी गई। हालांकि साउथ वियतनाम की सेना अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी। उन्हें नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग के खिलाफ लड़ाई में लगातार कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। जंगल टेरेन, ग्यूरिला टैक्टिक्स और नाइट रेड्स ने उनकी क्षमता पर भारी दबाव डाला। ट्रूप ट्रेनिंग और हथियारों के बावजूद साउथ वियतनामीज फोर्सेस को अक्सर हैवी कैजुअल्टीज और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी। टेट ऑफेंसिव के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अब और स्पष्ट होने लगे। इस ऑफेंसिव ने दिखा दिया कि नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। उनके पास रणनीति, लोक समर्थन और छुपने की तकनीकें इतनी मजबूत थी कि अमेरिकी विथड्रॉल्स के बावजूद वे अपनी ताकत बनाए रख सकते थे। नॉर्थ वियतनाम ने अपनी प्लानिंग को और सोफिस्टिकेटेड बनाया, टनल्स, हिडन सप्लाई लाइंस और रूरल सपोर्ट नेटवर्क्स को मजबूत किया। वे अर्बन एरियाज में भी ओकेजनल अटैक्स और प्रोपेगेंडा कैंपेन्स के माध्यम से साउथ वियतनामीज और अमेरिकी फोर्सेस पर दबाव बनाए रखते थे। इस दौरान अमेरिका के लिए इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ गया। मीडिया कवरेज और एंटी-वॉर प्रोटेस्ट्स ने दिखा दिया कि जनता अब युद्ध के खिलाफ है। कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव ब्रांच पर दबाव था कि जल्दी से जल्दी पीस सेटलमेंट किया जाए। अमेरिकी सरकार ने साउथ वियतनामीज आर्मी को सपोर्ट करने के लिए एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी सपोर्ट जारी रखा, लेकिन उनकी ग्राउंड फोर्सेस की क्षमताओं पर भरोसा धीरे धीरे टेस्ट हो रहा था। सिविलियन पॉपुलेशन पर भी गहरा असर पड़ा। टेट ऑफेंसिव और उसके बाद की लड़ाइयों में विलेजेस ध्वस्त हुए, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा और थाउजेंड्स सिविलियंस मारे गए या घायल हुए। नॉर्थ वियतनाम ने इस समय साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल प्रेशर का भी उपयोग किया ताकि अमेरिकी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर असर डाला जा सके। 1973 में अमेरिका और नॉर्थ वियतनाम के बीच पेरिस पीस अकॉर्ड्स पर समझौता हुआ, जिसे युद्ध को पॉलिटिकल तरीके से खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। इस समझौते के तहत अमेरिका ने साउथ वियतनाम से अपने ट्रूप्स पूरी तरह वापस बुलाने का वादा किया और दोनों पक्षों ने सीज फायर अग्रीमेंट को स्वीकार किया। हालांकि ये समझौता पूरी तरह स्थायी नहीं था। नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग ने अपनी ग्यूरिला एक्टिविटीज और रूरल सपोर्ट नेटवर्क्स को बनाए रखा, जिससे साउथ वियतनाम की सेना को लगातार खतरा बना रहा। ग्यूरिला अटैक्स, एम्बुशेस और इन्फिल्ट्रेशंस अब भी समय समय पर होते रहे और साउथ वियतनामीज फोर्सेस को अपनी सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बनाए रखनी पड़ी। पेरिस पीस अकॉर्ड्स की राजनीतिक बातचीत बेहद जटिल थी। अमेरिका ने साउथ वियतनाम को समर्थित रखना और उसे सुरक्षित रखना चाहा, जबकि नॉर्थ वियतनाम ने राजनीतिक और मिलिट्री लेवरेज बढ़ाने के लिए बातचीत में धैर्य और कूटनीति का इस्तेमाल किया।
समझौते के दौरान प्रिजनर एक्सचेंजेस, टेरिटोरियल कंट्रोल और सप्लाई लाइंस की सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर लंबी बहस हुई। नॉर्थ वियतनाम ने यह सुनिश्चित किया कि सीज फायर के बावजूद वे स्ट्रेटेजिकली मजबूत रहेंगे और साउथ वियतनाम पर प्रेशर बनाए रखेंगे। इस दौर में अमेरिकी जनता पर भी जोरदार प्रभाव पड़ा। लंबे युद्ध और टेट ऑफेंसिव के बाद अब जनता चाहती थी कि सैनिक वापस आएं और कैजुअल्टीज कम हो। मीडिया कवरेज ने युद्ध की वास्तविकता, सिविलियन इंपैक्ट और ऑनगोइंग ग्यूरिला अटैक्स को उजागर किया, जिससे डोमेस्टिक प्रेशर और बढ़ गया। साउथ वियतनामीज फोर्सेस के लिए यह समय टेस्टिंग और अडेप्टिंग का था, क्योंकि अब उन्हें अकेले ही नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग के खिलाफ लड़ना था। जंगल टेरेन, टनल्स, बुबी ट्रैप्स और एम्बुशेस ने उनके लिए कॉम्बैट बेहद कठिन बना दिया। 1973 के बाद अमेरिका ने अपने रिमेनिंग ट्रूप्स को साउथ वियतनाम से पूरी तरह वापस बुला लिया। यह कदम वियतनामाइजेशन और पेरिस पीस अकॉर्ड्स के अनुसार किया गया था। हालांकि साउथ वियतनामीज फोर्सेस अभी पूरी तरह तैयार नहीं थे। उन्हें नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़नी पड़ रही थी और ग्यूरिला वॉरफेयर, जंगल टेरेन और एम्बुशेस उनके लिए भारी चुनौती बने हुए थे। नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने रूरल एरियाज और अर्बन सेंटर्स में अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को तेज किया और साउथ वियतनाम के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू कर दिया। इस दौर में साउथ वियतनामीज आर्मी लगातार लॉजिस्टिक और मैन पावर प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी। उन्हें अमेरिकी सपोर्ट कम मिल रही थी और उन्हें अपनी ग्राउंड ऑपरेशंस खुद चलानी पड़ रही थी। ग्यूरिला टैक्टिक्स, टनल्स, बुबी ट्रैप्स और नाइट रेड्स ने साउथ वियतनामीज फोर्सेस की सुरक्षा और मोबिलिटी को लगातार प्रभावित किया। नॉर्थ वियतनाम ने केयरफुली प्लानिंग करके की सिटीज और हाईवेज पर प्रेशर डालना शुरू किया, जिससे साउथ वियतनाम का मिलिट्री मॉरल गिरने लगा। सिविलियन पॉपुलेशन पर भी भारी प्रभाव पड़ा। विलेजेस और टाउन्स युद्ध के बीच फंस गए। डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, कई लोग शरणार्थी बने, हजारों लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। फूड शॉर्टेजेस, डिजीज और डिस्ट्रक्शन के कारण ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गहरा गया। मीडिया और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने यह दिखाया कि युद्ध की विनाशकारी प्रकृति केवल सैनिक संघर्ष तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों की जिंदगी और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया। 1974 से 1975 तक नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर अपनी फाइनल ऑफेंसिव्स तेज कर दी। नॉर्थ वियतनामीज आर्मी और वियतकॉन्ग ने बेहतर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ मेजर सिटीज और सप्लाई राउट्स पर हमला किया। साउथ वियतनामीज फोर्सेस, जिनकी सेना अभी भी अमेरिकी सपोर्ट के बिना लड़ रही थी, लगातार पीछे हट रही थी। उनके पास मैन पावर, एम्यूनिशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट की कमी थी। इस समय नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस ने अर्बन सेंटर्स, हाईवेज और रूरल एरियाज में बड़े पैमाने पर एम्बुशेस और रेड्स किए। हेलीकॉप्टर असॉल्ट्स और आर्टिलरी शेलिंग भी नॉर्थ वियतनामीज और वियतकॉन्ग के स्ट्रैटेजी का हिस्सा बने, जिससे साउथ वियतनामीज फोर्सेस को लगातार दबाव बना रहा। अंतिम चरण में 30 अप्रैल 1975 को फॉल ऑफ सैगोन हुआ, जब नॉर्थ वियतनामीज ट्रूप्स ने राजधानी सैगोन पर कब्जा कर लिया। यह घटना दिखाती है कि नॉर्थ वियतनाम की लंबी अवधि की प्लानिंग, ग्यूरिला वॉरफेयर और लगातार प्रेशर ने साउथ वियतनाम और उसके सहयोगियों को पूरी तरह कमजोर कर दिया। सैगोन पर कब्जा होने के साथ ही अमेरिका का वियतनाम युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट समाप्त हो गया और साउथ वियतनाम की सरकार कोलैप्स कर गई। इस समय हजारों लोग भागने और शरण लेने के लिए डेस्परेट हो गए। कई लोग हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशंस और रेफ्यूजी कैंप्स में गए। सिविलियन कैजुअल्टीज और डिस्प्लेसमेंट की संख्या बहुत बड़ी थी और लोग अपने घर, खेत और व्यवसाय छोड़ने को मजबूर हुए। नॉर्थ वियतनाम की विक्ट्री ने कोल्ड वॉर के ग्लोबल डायनामिक्स पर भी असर डाला। अमेरिका और दुनिया ने देखा कि ग्यूरिला टैक्टिक्स, लोकल सपोर्ट और पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन से एक कंपैरेटिवली वीकर आर्मी भी पूरी तरह से स्ट्रॉन्गर कन्वेंशनल फोर्सेस के खिलाफ जीत सकती है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन ने दिखाया
कि युद्ध का प्रभाव केवल सैनिक नहीं बल्कि पूरे समाज और इकोनॉमी पर पड़ा। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका को अंततः पीछे हटना पड़ा क्योंकि युद्ध का लगातार फैलता असर उसके लिए अनबियरेबल हो गया। सबसे पहले ग्यूरिला वॉरफेयर और जंगल टेरेन ने अमेरिकी कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियोरिटी को बेअसर कर दिया। वियटकॉन्ग और नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस छोटे समूह में छापामार हमले करते, टनल्स और एम्बुशेस का इस्तेमाल करते और स्थानीय लोगों का सपोर्ट पाकर तुरंत गायब हो जाते थे। इस वजह से अमेरिकी सैनिकों को लगातार नुकसान हो रहा था और ग्राउंड कंट्रोल बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया। इसके साथ ही टेट ऑफेंसिव और अन्य बड़े हमलों ने दिखाया कि नॉर्थ वियतनाम की क्षमता अभी भी पूरी तरह से कम नहीं हुई है। दूसरी बड़ी वजह थी डोमेस्टिक प्रेशर और एंटी-वॉर मूवमेंट। अमेरिका में मीडिया ने लगातार युद्ध की बर्बरता, सिविलियन कैजुअल्टीज और अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस को दिखाया। लोग लाखों अमेरिकी सैनिकों की मौत और इंजरीज देखकर नाराज थे। कॉलेजों, शहरों और छोटे कस्बों में मैसिव प्रोटेस्ट हुए। जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को ट्रूप विड्रॉल्स और पॉलिटिकल सेटलमेंट पर ध्यान देना पड़ा। तीसरी वजह थी इकोनॉमिक स्ट्रेन। लंबा युद्ध अमेरिका के लिए भारी खर्च और रिसोर्स ड्रेन बन गया। हथियार, लॉजिस्टिक्स, ट्रूप्स का खर्च बढ़ता गया और घर पर वेलफेयर प्रोग्राम्स और अदर डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स पर प्रभाव पड़ा। इस वजह से सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि धीरे धीरे ट्रूप्स को वापस बुलाया जाए और साउथ वियतनामीज फोर्सेस को अकेले ही लड़ाई संभालने दिया जाए। इसके अलावा नॉर्थ वियतनाम की स्ट्रैटेजिक परसिस्टेंस और एडेप्टेशन ने भी अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया। वे लगातार सप्लाई लाइंस बदलते रहे, ग्यूरिला टैक्टिक्स और एम्बुशेस जारी रखे, रूरल सपोर्ट नेटवर्क्स मजबूत किए और पॉलिटिकल प्रेशर पैदा किया। साउथ वियतनाम को अकेले छोड़कर अमेरिकी फोर्सेस ने केवल एयर सपोर्ट और आर्टिलरी सप्लाई जारी रखी, लेकिन ग्राउंड पर उनका प्रभाव लगातार घटता गया। सिविलियन इंपैक्ट भी भारी था। लाखों लोग विस्थापित हुए, विलेजेस और सिटीज ध्वस्त हुए और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ा। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में वियतनाम की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हुई। रेफ्यूजीज ने आसपास के देशों में प्रेशर बढ़ाया और अमेरिका के लिए ये एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल सेटबैक बन गया। वियतनाम युद्ध के बाद देश पूरी तरह तबाह हो चुका था। 1975 के बाद नॉर्थ वियतनाम की जीत के साथ वियतनाम एक यूनिफाइड कम्युनिस्ट नेशन बन गया, लेकिन युद्ध की बर्बादी और डिस्ट्रक्शन ने पूरे देश को प्रभावित किया। लाखों लोग विस्थापित हुए और हजारों शरणार्थी पड़ोसी देशों जैसे थाईलैंड, कैम्बोडिया और अमेरिका में गए। रेफ्यूजी क्राइसिस ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज और नेबरिंग कंट्रीज पर भारी दबाव डाला। लोगों के घर, खेत, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स ध्वस्त हो गए और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करने में दशकों लग गए। वॉर के सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी गहरे थे। कई लोग युद्ध के अनुभवों से ट्रॉमा में थे, जिनमें PTSD, इंजरीज और लॉस ऑफ फैमिली शामिल थे। सिविल सोसाइटी के लिए रिबिल्डिंग मुश्किल था क्योंकि विलेजेस डिस्ट्रॉयड थीं, एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम्स कोलैप्स हो गए थे। एनवायरमेंटल डैमेज भी बेहद गंभीर था। एजेंट ऑरेंज और अन्य केमिकल वेपन्स ने जंगल, फार्मलैंड और रिवर्स को प्रदूषित किया। क्रॉप्स का नुकसान हुआ और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कैंसर और बर्थ डिफेक्ट्स लोगों में आम हो गए। ग्लोबल पॉलिटिकल लेसन्स भी इस युद्ध से सामने आए। वियतनाम ने दिखाया कि ग्यूरिला वॉरफेयर और एसिमेट्रिक टैक्टिक्स कन्वेंशनल मिलिट्री पावर के सामने भी कितनी प्रभावी हो सकती है। बड़ी ताकतों के लिए यह स्पष्ट हो गया कि प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स, लोकल सपोर्ट और डिफिकल्ट टेरेन में सस्टेन्ड विक्ट्री आसान नहीं होती। अमेरिका के लिए ये एक वेकअप कॉल था, जिससे फ्यूचर मिलिट्री इंटरवेंशंस में पॉलिटिकल, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर्स को ज्यादा ध्यान में रखा जाने लगा। वियतनाम युद्ध ने केवल साउथ ईस्ट एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला। ग्लोबल इंपैक्ट के लिहाज से ये युद्ध दिखाता है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर और ग्यूरिला टैक्टिक्स बड़े देशों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। अमेरिका की हार ने छोटे राष्ट्रों और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में ये संदेश दिया
कि लोकल सपोर्ट और प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल से बड़े सुपर पावर्स को हराया जा सकता है। कोल्ड वॉर के दौरान यह घटना यूएसएसआर और चाइना जैसे कम्युनिस्ट देशों के लिए मॉरल बूस्ट साबित हुई, जबकि अमेरिका और उसके एलाइज ने अपनी ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रैटेजी और इंटरवेंशन पॉलिसीज को रीथिंक किया। यूएस डोमेस्टिक पॉलिसी में भी इस युद्ध का असर बहुत बड़ा था। लंबे और कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट ने कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव ब्रांच पर जोर डाला कि फ्यूचर मिलिट्री इंटरवेंशंस में पब्लिक ओपिनियन, मीडिया स्क्रूटनी और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को महत्व दिया जाए। वॉर पावर्स एक्ट 1973 इसी कॉन्टेक्स्ट में आया, जिससे राष्ट्रपति को बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्शन लेने से पहले कांग्रेस की अनुमति लेना जरूरी हुआ। एंटी-वॉर मूवमेंट और मीडिया रिपोर्टिंग ने यह भी दिखाया कि जनता की राय अब युद्ध की नीति पर सीधे असर डाल सकती है। कोल्ड वॉर इंप्लीकेशंस भी स्पष्ट थे। वियतनाम ने दिखाया कि अमेरिका की मिलिट्री सुप्रीमेसी हमेशा निर्णायक नहीं होती और लोकल फैक्टर्स, ग्यूरिला टैक्टिक्स और टेरेन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह घटना यूएस फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के लिए कॉशनरी एग्जाम्पल बन गई, जिससे भविष्य में इंटरवेंशंस में पॉलिटिकल, सोशल और मिलिट्री बैलेंस को ज्यादा ध्यान में रखा गया। वहीं ग्लोबल अलायंसेस और परसेप्शन में बदलाव आया। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी कुछ हद तक क्वेश्चन हुई, जबकि यूएसएसआर और नॉर्थ वियतनाम की इमेज मजबूत हुई। वॉर लेगेसी अब सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं बल्कि एक कॉम्प्रहेंसिव लेसन बन गया। ग्यूरिला वॉरफेयर, सिविलियन इंपैक्ट, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, रेफ्यूजी क्राइसिस और पॉलिटिकल लेसन्स ने यह दिखाया कि प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट किसी भी देश के लिए मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पैदा कर सकता है। वियतनाम युद्ध की लेगेसी आज भी पॉलिसी मेकर्स, हिस्टोरियंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट्स के लिए महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल है। धन्यवाद दोस्तों। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने वियतनाम युद्ध के हर पहलू को विस्तार से समझा। कैसे ये शुरू हुआ, अमेरिका का एस्केलेशन, ग्यूरिला वॉरफेयर, मेजर बैटल्स, टेट ऑफेंसिव, बॉम्बिंग कैंपेन्स, सिविलियन इम्पैक्ट, ट्रूप विड्रॉल्स, पेरिस पीस अकॉर्ड्स और आखिरकार नॉर्थ वियतनाम की जीत। हमने ये भी देखा कि युद्ध ने अमेरिका, वियतनाम और पूरी दुनिया पर किस तरह के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डाले। अगर आपको ये जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले इतिहास और युद्ध संबंधी वीडियो समय पर देख सकें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे विस्तार से और डीप कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।